हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में और हमारे चैनल द मैसॉन्स में। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया था और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बिल्कुल बेसिक पार्ट डिस्कस किया था अबाउट द चार्ज, अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, और साथ में चार्ज के क्वांटाइजेशन के अलावा भी हमने कई और चीजों के क्वांटास डिस्कस किए थे। फिर हम एक नए टॉपिक पर बढ़े थे जो थी चार्ज के द्वारा बनाई गई फील्ड। देखिए, आप इस बात को समझिए, आपको अपने दिमाग में ये चीज बैठानी पड़ेगी क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हैं प्लस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी हैं, और पूरे देश में इनफैक्ट पढ़ते सब हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे टॉपिक में जब चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड करके भी कुछ आएगा, लोग इससे रिलेट कम कर पाते हैं कि ये फील्ड आखिर क्या चीज है। तो और ये बात इसलिए भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे क्लास 11th में क्या होता है, आप मैकेनिक्स पढ़ते थे शुरुआत में, तो मैकेनिक्स में चीजें आपको अपनी डेली लाइफ से काफी हद तक रिलेट कर पाते थे क्योंकि वो विजुअलाइज हो जाता था कि किसी बॉडी का मोशन कैसे हो रहा है, एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है। बट यहां बात इलेक्ट्रिक फील्ड की और चार्ज की हो रही है। इन चीजों को क्योंकि हम डेली लाइफ में कभी देखते नहीं, इसलिए महसूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। और हमारा टारगेट यही है, हमने जैसा पिछली वीडियो में कहा था कि हर एक टॉपिक को कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको एक्सप्लेन कर पाए, इसको फील दिला पाए। तो फील्ड के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी बात को समझते हैं ताकि हम फील्ड को रिलेट कर पाए, और ये छोटी सी बात ही आपका पहला आज का टॉपिक भी है। टॉपिक का सिंपल सा नाम है, आपने डेफिनेटली सुना होगा और ये बात तो स्कूल लेवल तक भी बच्चे जानते हैं। टॉपिक है कूलम्स लॉ, ठीक है ना, कूलम्स लॉ। ठीक है, ये पहला लॉ है और इससे आपसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जेईई मेंस में इसका रेफरेंस जरूर होता है, लेकिन आज की डेट के अंदर कूलम्स लॉ के डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई नहीं पूछता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसका रिलेवेंस ज्यादा है। कूलम्स लॉ है क्या? देखो, जैसे आपने क्लास 11th में न्यूटन्स का लॉ पढ़ा था ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपसे बात करता था कि अगर दो मासेस m1 m2 में, एक बार आपको क्विकली याद दिला दूं कि जैसे आपने न्यूटन्स का लॉ क्लास 11 में पढ़ा होगा कि दो मासेस हैं अगर m1 और m2 एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो ये दो मासेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करते हैं, पहली बात तो जैसे पहले वाले मास को दूसरा अट्रैक्ट करेगा, दूसरे वाले मास को पहला अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज फोर्स ऑन वन मास ड्यू टू टू एंड दिस इज द फोर्स ऑन टू मास ड्यू टू वन। और आप लोगों को ये बात पता होगी, बट ऑब्वियस है कि दोनों मासेस पर इक्वल फोर्स लगता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट्स लाइक एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ याद होगा ना, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वही चीज है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इनका क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है, आपने पढ़ा होगा एक्शन रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों पे ही फोर्स सेम लगेगा। मतलब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबको पता है कि अर्थ और मून आपस में एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं ना। तो अगर मैं कभी पूछता हूं, मतलब बहुत बेसिक लेवल की बात है कि अर्थ मून को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है कि मून अर्थ को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों आता है, बहुत सिंपल सी बात कि सर अर्थ के पास ज्यादा मास है तो वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, बट ऐसा नहीं है। अर्थ और मून दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करते हैं विद द सेम फोर्स, दे आर इन द म्यूचुअल बॉन्ड, बने हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो फोर्स सेम ही लगता है। इनफैक्ट सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटी का फोर्स है वो भी सेम है। जितनी ताकत से सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है उतनी ही ताकत से अर्थ इज अट्रैक्टिंग द सन। हाँ, इसके ऊपर अगर आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा है कि तो सर अर्थ क्यों घूमती है, सन क्यों नहीं घूमता, या मून क्यों घूमता है अराउंड द अर्थ, व्हाई नॉट अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द मून, तो इसके जवाब धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। वैसे बहुत ऑब्वियस जवाब है इनर्शिया का। जिसका ज्यादा मास होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, तो उसको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। मतलब अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स इस मार्कर पे लगाऊं तो ये मार्कर भी 10 न्यूटन का फोर्स मेरे पे लगाएगा, लेकिन मार्कर मूव करेगा, मैं नहीं मूव करूंगा क्योंकि मार्कर की इनर्शिया कम है, मेरी इनर्शिया ज्यादा है, तो मुझे मूव कराने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एनीवेज, तो हम यहाँ पर कूलम्स लॉ के ऊपर डिस्कशन करना चाहते थे, बट एक रेफरेंस दे रहे हैं आपको ग्रेविटेशन का कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मासेस पर इक्वल होता है, और इसका मैग्नीट्यूड न्यूटन जी ने कैसे कैलकुलेट करके बताया था कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस के, ठीक है। इस बात से भी समझा जा सकता है कि जो भी फोर्स की वैल्यू आती है उसमें दोनों ही का मासेस इन्वॉल्व होता है, दोनों बॉडीज का मास इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। तो जो वैल्यू आएगी वो किसी एक फोर्स के एक बॉडी के लिए थोड़े आएगी, दोनों बॉडीज के लिए आएगी, ठीक है ना। तो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड दिस फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो मासेस के बीच की है,
ये एक एक्चुअल में बड़ा कंसेप्ट है, इसके पीछे एक डीप फिजिक्स इन्वॉल्व है, जिसकी बात हम ग्रेविटेशन में तो नहीं करेंगे, लेकिन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इसका डिस्कशन जरूर करेंगे। अभी कूलम्स लॉ जब पढ़ाएंगे तब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बातें करना चाहते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता था, दिस इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, और फिर हम यहां पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते थे जिसका नाम था g, विच इज m1 m2 बाय r स्क्वायर, और इस g की वैल्यू आप सबको पता है 6.67 into 10 to the power minus 11। This is a very very small value, as you can see 10 to the power minus 11 का ऑर्डर है, तो बहुत छोटा है, और इसलिए ग्रेविटी का फोर्स एक बहुत वीक फोर्स होता है अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में कंपेयर करें तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी ऐसा ही कुछ आएगा जो अभी कूलम्स लॉ के लिए हम पढ़ेंगे उसमें, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर आप थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दीजिए, इस जी को हम लोग कुछ पुकारते थे, इस जी को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट पुकारते थे। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट में यूनिवर्सल क्यों बोला करते थे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यहां पे भी एक कांस्टेंट आएगा, वो यूनिवर्सल नहीं होगा। तो डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हम यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूनिवर्सल कहते थे, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये दो मासेस हैं, दो मार्कर हैं, इन दोनों का मास तो ऑब्वियसली सेम है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ r है, ठीक है। अब मैं इन दोनों मार्कर को ब्रह्मांड के किसी भी कोने में लेके चला जाऊं, मैं इसको पानी में डुबा दूं, इसको वैक्यूम में ले जाऊं, इसको किसी भी जगह ले जाऊं, एयर में रखूं, किसी मीडियम में डिप कर दूं, अगर हमने इनका मास और डिस्टेंस ये दो चीजें नहीं बदली, m1 m2 और r सेम है अगर, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम रहेगा। यानी कि सिर्फ मीडियम के बदल जाने से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नहीं बदलता। That is why the gravitational constant is a universal constant. In the entire universe, the value of g remains the same. ठीक है ना? So this was all about the Newton's law of gravity. अब इसी से मिलता जुलता कुछ एनालिसिस की, अभी भी देखिए मैंने फील्ड का नाम नहीं लिया है। फील्ड का नाम जब लूंगा तो थोड़ा डिटेल में लूंगा, क्योंकि मैंने जैसा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में भी तुमको बताया आज के लेक्चर में कि फील्ड का कंसेप्ट समझना, विजुअलाइज करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। तो उसको भी समझ में आए, इसके लिए हम धीरे धीरे आगे प्रोग्रेशन में आएंगे। तो अब ये न्यूटन का लॉ था, इसी से मिलता जुलता कूलम्स का लॉ है। कूलम ने भी कुछ ऐसा ही एनालाइज किया। उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहा कि मान लीजिए अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वहां दो मासेस थे, यहां पर दो चार्जेस हैं, ठीक है। एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी सेम साइन या अपोजिट साइन के हो सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, और ये बात तो आपने क्लास 8th में पढ़ ली थी कि सर अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव होता है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, दोनों चीजें, ये भी एक डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक और रिपल्सिव फोर्स के अंदर, ठीक है ना। तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, सो दी अनलाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगेन सेम बात है, Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा, Q1 Q2 पे इधर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ ऐसे से खींच रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये Q2 जो है Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है और ये जो Q1 है इस Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 एंड दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। यहां पर भी दोनों चार्जेस का फोर्स, दोनों चार्जेस पे जो लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली डायरेक्शन अपोजिट है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं वेक्टोरियली लिखूं तो मैं लिख सकता हूं F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। वेक्टर फॉर्म में अगर दो वेक्टर्स के बीच में माइनस का साइन लग जाता है, दैट मींस कि द वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है ना। But if we talk about the magnitude of the force, so magnitude of F12 is equals to the magnitude of F21. So magnitude is the same. So what is the magnitude as per se कि इन दोनों के बीच में exactly कितना force लगेगा? तो just like the Coulomb's law, gravitational law, न्यूटन का, Coulomb's law भी वैसा ही है कि the magnitude of the force is directly proportional to the product of the two charges. अभी देखा आपने फोर्स के मैग्नीट्यूड में दोनों ही चार्ज का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसीलिए जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो दोनों पे लगेगी और इक्वल लगेगी, ठीक है ना। ठीक है, और साथ में द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू देम। अब जैसा कि मैंने अभी बोला था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, इसलिए ये जो कूलम्स का लॉ है इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो वो तो सर ग्रेविटी के लॉ को भी बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, क्योंकि वहां पे भी इनवर्स स्क्वायर फॉलो करता है।
क्या इस इनवर्स स्क्वायर का कोई मतलब है, क्या इसका कोई डीप मीनिंग है? तो डीप मीनिंग तो है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि डीप मीनिंग अभी बता दूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आए तब बता दूं। मेरा मन तो कर रहा है कि जब फील्ड आएगा तब बताएंगे, क्योंकि फील्ड के कंसेप्ट में ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन और होगा तुम्हें, ठीक है। अगर एक लाइन में सुनना चाहते हो तो मैं तुमसे ये जरूर बोल सकता हूं कि जो कूलम्स लॉ है या जो ग्रेविटेशनल लॉ है, ये दोनों ही फोर्सेस, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये दोनों ही फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर इसके अंदर एक डीप मीनिंग भी बात लिखी हुई है, अभी मैं अभी बोलूंगा समझ नहीं आएगा, बट याद रखना एक लाइन में अगर बोल रहा हूं इसका एक्सप्लेनेशन में दूंगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स है, एक लंबी दूरी में ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना, दूर से लग जाते हैं ये फोर्सेस, ठीक है ना। सो दे आर क्वाइट लॉन्ग रेंज फोर्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। और एक और फोर्स है जो प्रोबेबली दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो काफी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है ना। इस बात को स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन करके भी लिखा हुआ है, बट इसका मीनिंग क्या है लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का, ये बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन में करेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा हम लोगों के लिए, ठीक है। सो फिर अगेन वही सेम चीज है, वापस आते हैं ट्रैक पर। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट द electrostatic force. Electrostatic force is the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. Again, combining these two equations, you'll get the same result. F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. मुझे मालूम है आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ रखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आएगी इंटरेस्टिंग और अच्छी बात जो आपने स्कूल में नहीं पढ़ रखा है। इसके आगे का लाइन तो हालांकि आपने पढ़ रखा है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या आएगा? बोलो 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 बोलो, मन में बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे, मैं मन की बात सुन लेता हूं। यस, वेरी गुड। किसी बच्चे ने बोला सर के आएगा कांस्टेंट, वेरी गुड। तो के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दिस इज द कूलम्स लॉ, ठीक है ना, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। यहां तक बच्चों वाली बातें थी, आप ध्यान से सुनना। ये जो कूलम्स लॉ से आपने ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है, मैं इसको रब कर दूंगा, जब तक ये लिखा रहेगा ना एक बगल में ग्रेविटी का फोर्स, तब तक मेरे दिमाग से कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स निकलता रहेगा। तो अपन करने जा रहे हैं इसको रब, लेकिन रब करने से पहले मुझे एक बात करनी है, वो बात मैं करके इसको रब करूंगा। बट सुनो, कूलम्स लॉ जो है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करता है, एनी फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। बट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इज कि ये जो कूलम्स लॉ है सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस के बीच का ही फोर्स कैलकुलेट कर सकता है। मतलब कूलम्स लॉ इसकी एप्लीकेबिलिटी है कि ये जो है सिर्फ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस पे, एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। आप कूलम्स लॉ से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के बीच का फोर्स नहीं निकाल सकते। एज एन मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास ना बेटा एक प्लेट है पूरी, ये एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, और चार्ज जो है ना इस प्लेट पे बिखरा हुआ है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बात किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम क्या होता है? जब चार्ज किसी पर्टिकुलर लेंथ पे या पर्टिकुलर एरिया पर या पर्टिकुलर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे मास भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सेम एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में दिया था कि मेरी बॉडी का मास अगर 70 kg है, तो ये मास मेरी किसी बॉडी के एक पॉइंट पे नहीं है, बल्कि पूरी बॉडी के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड मास। बट when we are applying the Coulomb's law, then the Coulomb's law can only be applied to calculate the force between the two point charges, not the distributed charge. If I say कि let's say there is a plate which have a charge Q on it, right, and I put another charge at a distance R from it, which is Q2. Now this Q2 can be considered as a point charge, but this capital Q is not a point charge, it's a distributed charge. So can we calculate the force between the two charges by Coulomb's law in this case? No, we cannot calculate, because one is a point charge but another one is distributed charge system. I hope आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। तो कूलम्स लॉ की एक लिमिटेशन तो यही से समझ में आ गई कि वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। नाउ हाँ, तो इसका फोर्स सर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी दोनों तो चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज बॉडीज है ना, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए ही कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। तो हम उसकी बातें करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे फोर्स निकाला जाएगा, बट अभी हम सिर्फ पॉइंट चार्जेस के फोर्स की बात कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन। सो ये जो कांस्टेंट आया है इस पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स Q1 Q2 बोथ आर द पॉइंट चार्जेस, ये जो K कांस्टेंट आया है इसकी वैल्यू मुझे बताइए जरा कितनी होती है। जैसे यहाँ पे G की वैल्यू सबको याद है 6.67 into 10 to the power minus 11, राइट। बट इस K की वैल्यू क्या है? बोलो क्या? हाँ अच्छा, ये सर स्कूल में सुना है मैंने, सर K is equals to 9 into 10 to the power 9, यही वैल्यू होती है ना, आया ना?
बोलो बोलो बोलो, नो। प्लीज इसको रट्टा मत मार लेना। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के की वैल्यू होती है, हमको स्कूल में मैडम जी ने याद कराया था। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये के की वैल्यू में ही सारा खेल छुपा है और यहीं से हम आगे की बातें को शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिए, जैसा कि ग्रेविटेशनल लॉ में जो जी की वैल्यू आई थी, मैंने अभी अभी बोला ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए सेम रहती है, नहीं बदलती है। जब तक आप दो मासेस की वैल्यू ना बदल दें या उनके बीच की डिस्टेंस ना बदलें, एम और आर में अगर कोई चीज चेंज नहीं करते हैं तो आप मीडियम कोई भी रख दें, मासेस के बीच में वैक्यूम लाएं, पानी लाएं, केरोसिन ऑयल डाल दें, कुछ भी डाल दें, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट चेंज। बट दिस इज नॉट द केस विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पर इस के की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। ये के की वैल्यू डिपेंड करता है चार्जेस के बीच के मीडियम के ऊपर, कि अगर चार्जेस का बीच का मीडियम बदला, अगर आपने ये Q1 Q2 जो चार्जेस रखे हैं इनके बीच में अभी वैक्यूम है या एयर है, और एयर को हटा करके लेटर से आप कोई और मीडियम डाल देते हैं, लेट से आप यहां पर वाटर इंट्रोड्यूस कर दें, और आप सोचें कि अभी भी के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 या सेम फिक्स जो भी वैल्यू रहेगी, तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। के की वैल्यू बदल जाएगी। समझ में आया? तो हर मीडियम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग होता है। अब बात आती है सर अलग अलग होता है तो हम के की वैल्यू हर मीडियम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जरा के ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है? आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम के की बात करते हैं। अभी तक तो हमको फंडामेंटल डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं और सिमिलैरिटीज भी समझ में आ गई हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की सिमिलैरिटी बताइए, तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों ही स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो उनके बीच में कम फोर्स लगेगा। इनवर्सली के प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है ना, ये आपको पता है। 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड की बात है तो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से इतना लंबा इतनी छोटी सी बात पे डिस्कशन नहीं करना चाहते हम, ठीक है? कि अगर आर बढ़ाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एफ घट जाएगा, है ना? या Q1 Q2 बढ़ाएंगे तो एफ बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात तो सबको पता है बेसिक मैथमेटिक्स से। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सर अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है? अच्छा मैं रेड मार्कर हटा देता हूं, रेड मार्कर से बढ़िया विजिबिलिटी नहीं आती, मैं थोड़ा सा ब्लू कलर का मार्कर लेता हूं, ठीक है? चलो, तो दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, और नॉट कंसीडर कि अभी इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है या एयर मान लो, ठीक है? तो लेट्स से इन दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम में क्या है? वैक्यूम है या एयर है, ठीक है? ओके, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? अब वो अट्रैक्टिव लगेगा कि रिपल्सिव लगेगा, वो चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, बट जितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी K Q1 Q2 by R स्क्वायर। नाउ सर अभी इन दोनों मीडियम्स के बीच, दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम में वैक्यूम भरा है, तो वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या रखें? तो जरा ध्यान दीजिएगा, K की वैल्यू जो होती है ना, K को कैलकुलेट किसी भी मीडियम के लिए करना हो, किसी भी मीडियम के लिए K कैलकुलेट करना हो तो K का जनरल फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं बोला है तो अपने स्कूल वाली बात को यहां पर दिमाग में मत लगाना। ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहते हो तो यहां लिख देना एप्सिलॉन m। ये एप्सिलॉन एक ग्रीक लेटर है, ये जो ई जैसा दिख रहा है ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है, एंड ये एक ग्रीक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, जैसे हमारे एबीसीडी होता है वहां पे बहुत कुछ होता है ना? बहुत सारे ग्रीक लेटर्स आप सुनोगे। दिस इज एप्सिलॉन एंड व्हाट इज एप्सिलॉन m? इसको बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है एप्सिलॉन का मतलब। कुछ समझ में आया? नहीं सर परमिटिविटी क्या होती है, क्या नया नाम बता दियो आप, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये कौन सा नया नाम है? बताते हैं, समझाते हैं, टेंशन मत लेना। परमिटिविटी पहली बात तो एक बार में समझ में नहीं आएगी, इन सब चीजों को समझने के लिए ही फील्ड का डिस्कशन करना पड़ेगा, वहां पे डिटेल में समझ आएगी। लेकिन अभी मैं तुमको थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। वो हिंट पूरी तरीके से सही नहीं है, जो पूरी तरीके से एग्जैक्ट रीजन परमिटिविटी का जो फील है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन में जरूर आएगा, ठीक है? आई मेक श्योर, आई प्रॉमिस दैट, ठीक है? फिलहाल लेकिन परमिटिविटी को थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और इतना भी बात क्लियर है सर, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब कुछ तो मीडियम का है, यानी K की वैल्यू एप्सिलॉन m पे डिपेंड करेगी, और एप्सिलॉन m मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी K की वैल्यू इनडायरेक्टली मीडियम पे डिपेंडेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि K की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट होती है, हर मीडियम के लिए सेम वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना? अब थोड़ा सा स्कूल लेवल की बात कर लेते हैं। अगर मीडियम, इफ मीडियम इज एयर
या वैक्यूम। एयर और वैक्यूम जैसा कोई मीडियम है, मतलब बेसिकली कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम मतलब कोई नो मीडियम, तो उस वक्त जब हम एप्सिलॉन लिखते हैं तो हम उसकी जगह पर लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा सा जीरो है ना, ये है एप्सिलॉन नॉट, विच स्पेसिफिकली टेल्स द परमिटिविटी ऑफ मीडिया ऑफ वैक्यूम या एयर। ठीक है ना, ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। लेकिन हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। अगर वाटर होगा तो उसके लिए एप्सिलॉन ऑफ वाटर लिखना पड़ेगा, केरोसिन ऑयल होगा तो एप्सिलॉन ऑफ केरोसिन ऑयल लिखना पड़ेगा। कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है तो इसको मत याद करो। 8.85 × 10⁻12 वैल्यू होती है इसकी। ये वैल्यू याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो आप बताते हैं। देखो भाई, खैर अगर हम वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दें, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बाय द वे, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां रख दें तो के की वैल्यू पता है कितनी आती है? अगर हम वैक्यूम के लिए के की वैल्यू निकालें, हर मीडियम के लिए के अलग अलग होता है क्योंकि हर मीडियम का एप्सिलॉन अलग अलग होता है। एयर और वैक्यूम का ये एप्सिलॉन है, तो अगर हम इस एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नॉट रख दें तो के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो अभी अभी मैंने वैल्यू लिखी थी ना 9 × 10⁻9, ये वैल्यू आती है। तो आप लोग रट लेते हो के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कब होती है? जब दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो मीडियम हो वो क्या हो, एयर या वैक्यूम, कोई मीडियम ना हो। उस सिचुएशन में के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। मीडियम बदल जाएगा तो ये वैल्यू भी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि एप्सिलॉन एम बदल जाएगा। ठीक है ना, अब बात ये आई सर, चलो ठीक है, तो हम वैक्यूम के लिए तो ये वैल्यू याद रख लेते हैं। अच्छा खैर, इस वैल्यू को जरा ध्यान दीजिए, 9 × 10⁻9 है, और जरा वापस से कैपिटल जी वाली वैल्यू याद रखिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू कितनी थी? 6.67 × 10⁻11। जरा इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? तो डिफरेंस मेरे हिसाब से तो नजर तो छोड़ो, बहुत ट्रिमेंडस डिफरेंस है। ये 10⁻11 के ऑर्डर में जा रहा है और ये 10⁻+9 के ऑर्डर में जा रहा है। मोटे मोटे शब्दों में कहें तो इससे आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो दो मासेस के बीच में लगने वाले फोर्स से कई ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा होता है। टू बी स्पेसिफिक, 10⁻11 और 10⁻9 में 10⁻20 का गैप है ना, 10⁻20। ये इतना बड़ा नंबर है जिसको शायद आप एक बार में पढ़ भी ना पाओ, आपके मिलियन बिलियन सब खत्म हो जाएंगे इसी में। समझ में आया नहीं आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपेयर करें तो इट्स द ह्यूज डिफरेंस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वे स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। प्लीज बात को फील करिएगा। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमको डे टू डे लाइफ में फील नहीं होता है ना। होता है क्या ये दो मास से दो मारकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हैं? नहीं, हमें केवल फील किसका होता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ इज सुपर मैसिव, तो इतनी मैसिव बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है। लेकिन नॉर्मल हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं होता। रीजन यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज वेरी वीक। Understood, but this is not the case with the electrostatic force. The constant in vacuum has a huge value. ठीक है ना? Anyway, so दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल बहुत ताकत से करते हैं, बहुत ज्यादा ताकत से करते हैं। ठीक है ना? अब इसी बात पे काउंटर क्वेश्चन भी ऐसे दिमाग में आता है, आना भी चाहिए आप लोगों के दिमाग में। तो सर एक बात बताइए, जब हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस बात को मैं पूरा आंसर नहीं दूंगा, इसको आपके लिए छोड़ दूंगा सोचने के लिए, कि अगर हम एटम्स की बात करें और थोड़ा सा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर जाएं तो हमको इतनी बात तो याद है फंडामेंटली कि रदरफोर्ड ने भाई बताया था कि एटम का ऑलमोस्ट 90 to 95% हिस्सा खाली होता है। द इंटायर मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड इन अ वेरी टाइनी, वेरी माइन्यूट स्पेस एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। सबको पता है बात, है ना? और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? सबको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है। तो अगर हम एक छोटा सा एटम ले लें, पर से ऑक्सीजन का एटम ले लें, एक छोटा सा ऑक्सीजन का एटम लें, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, सबको मालूम है। तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा? प्रोटॉन इसके अंदर 8 प्रोटॉन है, और ऑब्वियसली न्यूट्रॉन भी 8 ही है, तो मास नंबर बन जाता है 16। मुद्दे की बात यह कि 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन के एटम में कहां है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, मालूम है। और न्यूक्लियस कितना बड़ा सा जगह है? न्यूक्लियस एक खुद सी जगह, बहुत छोटी सी, इनफाइनाइट, मतलब बहुत 10⁻⁻15 के ऑर्डर में जाता है। अगर हम न्यूक्लियस के साइज की बात करें तो न्यूक्लियस का साइज का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी लेवल में जाता है। ठीक है ना? इतना छोटा, इतना बारीक, इतना माइन्यूट स्पेस के अंदर
अगर ये 16 लोग रह रहे हैं एक साथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे इतना सा एक हमारा न्यूक्लियस है छोटू सा, ठीक है, इसके अंदर 8-8 प्रोटॉन घुसा दो, साथ में 8 न्यूट्रॉन घुसा दो। चलो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, झेल लेंगे। ये 8 प्रोटॉन सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये एक दूसरे को न्यूक्लियस के अंदर रिपेल नहीं कर रहे होंगे? है ना, न्यूक्लियस तो बहुत छोटी सी जगह है, तो बहुत पास पास होंगे 8 प्रोटॉन, है ना। और आपने अभी अभी देखा कि प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इन दोनों के बीच एक लाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या वो रिपेल बहुत कमजोर ताकत से, बहुत कम फोर्स से करेगा? तो नहीं। ये भी आपने अभी भी देखा कि सर जो रिपेल करेगा, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और उसका कांस्टेंट ये रहा 9 × 10⁹, ह्यूज नंबर है। माने कि चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को बहुत फोर्स से रिपेल करेंगे। तो ऐसा कैसे होता है कि इतने स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन्स अलोंग विद द न्यूट्रॉन्स इंटैक्ट रहते हैं? और यहां तो मैंने छोटा सा एटम ऑक्सीजन लिया, इससे बड़े बड़े एटम हम ले लें, आयरन का ले लें। इनफैक्ट आपको पता होगा कि आयरन का न्यूक्लियस तो इस सारे एलिमेंट्स में सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो आखिरकार ये न्यूक्लियस स्टेबल कैसे हो पाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, रिपल्सिव न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस? कैसे रह पाता है? तो इसका जवाब है कि न्यूक्लियस के अंदर ना इससे भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एंड दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी। और मैंने लाइन बोली थी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस दुनिया का सबसे, ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, वही इनको बाउंड करके रखता है। बट दैट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बात मैंने सिर्फ इस लाइन को बोलने की थी कि वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, जो सबसे ब्रह्मांड का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, वो बहुत शॉर्ट रेंज का होता है। वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अब यहां पर मैं कहानी को थोड़ा सा अधूरा छोड़ूंगा। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में अभी नहीं समझाऊंगा कि क्या है इसका रिलेशन, इनवर्स स्क्वायर से तो जरूर है, ठीक है ना, बट क्या है इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, वापस आ जाओ। ये आप भी सोचना कि इतना रिपल्सिव स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के बावजूद भी न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होता है? अगर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, प्रोटॉन प्रोटॉन भाग जाते हैं रिपेल करके, तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता तो ना एटम एग्जिस्ट करता, और एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो ये यूनिवर्स एज अ होल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो हम और आप और ये यूनिवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के अंदर कोई बहुत ताकतवर फोर्स है जिसने इसको होल्ड करके रखा है, एंड दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहां पर उसकी डिस्कशन की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सर ये जैसा आपने बताया K की वैल्यू 1/4πε होती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए होती है या एयर के लिए होती है। तो सर अगर और कोई मीडियम आएगा, तो ये K की वैल्यू में क्या फर्क आएगा? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्वेश्चन देते हैं कि Q1 Q2 के बीच में वाटर बढ़ गया, बताओ दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? तो ये वैल्यू तो नहीं रख पाओगे। क्या रखोगे? सर ये रखेंगे 1/4πε, और ε में क्या रखोगे? सर ये परमिटिविटी ऑफ वाटर रखेंगे। तो वाटर की परमिटिविटी क्या होती है सर? क्या याद करनी पड़ेगी? नहीं, मैंने तो कहा आपको इसकी भी याद करने की जरूरत नहीं है, एयर और वैक्यूम की भी। तो फिर हम क्या करें? हम यहां पर सहारा लेंगे रिलेटिव परमिटिविटी का। किसका सहारा लेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी का। अब इससे पहले कि आप रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है और इनफैक्ट एज अ होल ये परमिटिविटी क्या होती है, इस बात को समझना चाहे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, और ये छोटी सी बात ना आपको फील्ड की तरफ लेकर के जाएगी। तो इतना मैं रब कर देता हूं और हम बात करते हैं डिस्कशन अबाउट परमिटिविटी। ये परमिटिविटी आखिर क्या बला है? देखो भाई, परमिटिविटी का जैसा नाम है ना, इसके नाम में कुछ परमिशन आ रहा है, बट इसका काम इसका ठीक उल्टा है, अपने नाम को जस्टिफाई नहीं करता है ना। जिसका नाम राम हो, जरूरी नहीं ना उसके अंदर कैरेक्टर्स भी राम के हो सकता है वो रावण के कैरेक्टर से होल्ड करता हो। तो वही चीज है, परमिटिविटी में नाम तो परमिट का आ रहा है, लेकिन इसका काम एग्जैक्टली इसका उल्टा है क्या काम? मैं समझाता हूं आपको। देखो यार, एक्चुअल में क्या है, कूलम्स ने जब अपना ये लॉ दिया ना कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो किस फोर्स से कर रहे हैं, तो एक ऑब्वियस सवाल आता है। पिछली क्लास में भी इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, पहली वीडियो में जाकर के देखिएगा। एक ऑब्वियस सवाल आता है कि आखिरकार ये चार्जेस दूर दूर हैं, दूर दूर से एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? खुद सोचो ना, अपना दिमाग लगाओ और अब चीजें विजुअलाइज करो। अभी लिखना नहीं है, से समझना है। मतलब सोचो ना, एक उस टाइम पे जाओ, तुमको दिख रहा है कि यार एक मास ये है और एक मास ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आखिर कोई तो कनेक्शन होगा ना इन दोनों के बीच में, कोई जादू थोड़े हो रहा है कि आपस में अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है कि इन दोनों को एक दूसरे के करीब आना है, या कौन सी ऐसी चीज है जो ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है कि अगर दो लाइक चार्जेस है तो इनको दूर जाना है। आखिरकार कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताओ,
सिंपल से शब्दों में मैं तुमसे बोलूं कि आप लोग सब एयरपॉड्स यूज करते हो, है ना? आप एयरपॉड्स अपने कान में लगाते हो, कोई तार नहीं होता और आपके वो फोन से कनेक्ट हो जाता है, हाँ या ना? आज के डेट में तो ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है, कोई हम उसमें वो कुछ नहीं करते कि हम उसमें वायर, पहले के टाइम में वायर्ड ईयरफोन चला करते थे। तो आज की डेट में आपसे पूछूं, और कोई इंसान एकदम एकदम गांव से आया जिसने एयरपॉड्स कभी देखे ना हो, तो वो क्या कहेगा कि यार गाना बज तो फोन में रहा है लेकिन सुनाई इस ईयरफोन में दे रहा है और बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां की आवाज सीधे यहां सुनाई दे रही, बीच में गायब हो गया सब? तो उसको तो लगेगा ये कोई जादू सा हो रहा है कि दूर दूर से ही कुछ लेकिन कि मतलब आवाज ट्रांसफर हो जा रही है, साउंड की जो इंफॉर्मेशन है वो फोन से निकल के आपके कान में घुस जा रही है और बिना एयर में सुनाई दिए। ये एक आज की डेट में तुम लोगों के लिए इतनी नेचुरल चीज है जैसे ए फॉर एप्पल, लेकिन उस समय के लोगों के लिए सोचो। और इनफैक्ट गांव में आज भी जिन लोगों ने एयरपोर्ट्स कभी देखे नहीं ना, इंडिया का मेजॉरिटी सेक्शन ऐसा है, उनसे आज भी बोलोगे ना तो दे विल स्टिल बी एस्टोनिश्ड कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। या इनफैक्ट मैंने अभी ना कॉलर माइक लगा रखा है, ठीक है ना? कॉलर माइक में कोई वायर नहीं है, ये मेरे फोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इसमें डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है ना? कैसे हो रहा है कि मैं बोल यहां रहा हूं, रिकॉर्ड यहां हो रहा है, लेकिन वो ऑडियो फोन में जा रही है। कोई जादू हो रहा है क्या? नहीं। तो आज की डेट में मैं तुमसे यही सवाल करूं तो तुमको जवाब मिल जाएगा, सर वो ना कुछ सिग्नल हैं जो जा रहे हैं, कुछ सिग्नल। आज की डेट में आपको भी नहीं पता वो कौन से सिग्नल है। बीइंग अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आपको नहीं पता कि वो सिग्नल कौन से हैं, वो कहां से आए सिग्नल, आपको कुछ नहीं मालूम। 12th में मालूम चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। 10th स्टैंडर्ड में अभी अगर आपने सुना भी होगा ना तो केवल नाम जानते होगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से आई, कैसी आई, क्यों आई, ये नहीं जानते। मैं आपको रीजन दूं, इसके पीछे का वजह भी चार्ज पार्टिकल है, इसके पीछे भी वजह चार्ज पार्टिकल की ही है। समझ में आया? चार्ज पार्टिकल ही वेव्स पैदा करता है और वेव्स ये एनर्जी कैरी करके ले जाती हैं जो आपके फोन और मेरे फोन और मेरे माइक से या एयरपॉड्स और आपके फोन में ये चीज जुड़ी हुई है। या इन जनरल में आज की डेट में बात करूं तो आप फोन पे बात करते हो बिना तार के, तो आपकी आवाज कैसे अमेरिका तक पहुंच जाती है बिना किसी मीडियम के, है ना? वो सब कुछ वेव से होता है। इनका डिस्कशन लास्ट में है, क्लास 8 चैप्टर 8 में इसका डिस्कशन हुआ है और डिटेल डिस्कशन है। 12th क्लास में तो आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों ही छूटेगा, आपका चैप्टर नंबर 8 है वो। बट द थिंग इज कि कुछ तो ऐसा है ना जो कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, भले मुझे और आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो कुछ क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव क्या होती है? 11th पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ा, याद नहीं है सर वेव के बारे में, सिर्फ हमने रटा था, कोई बात नहीं। वेव क्या होता है अभी मैं नहीं बोलूंगा, बट मैं सिंपल सा बोलना ये चाहता हूं कि भले आपको दिख नहीं रहा है कोई दो चीजें आपस में कनेक्टेड है, बट वो कनेक्टेड हैं और उन्हें कनेक्ट किया है, उन्हें बाइंड किया है एक एनर्जी ने, वो एनर्जी ही वेव है, ठीक है ना? उसी तरीके से न्यूटन और कूलम्ब के जमाने में जब ये सोचा गया कि आखिर ये दो मासेस एक दूसरे को दूर दूर से ऐसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनमें भी तो कोई कनेक्शन होना चाहिए। चार्जेस में जो दूर दूर से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं इनमें भी तो कनेक्शन होना चाहिए। तो ये कनेक्शन आखिर क्या है? यहां से कंसेप्ट डेवलप हुआ फील्ड का। तब दिमाग आया कि एक्चुअल में पता है क्या हो रहा होगा कि ये चार्ज है ना, जैसे एक चार्ज ये या एक मास ये और एक मास ये, तो इस मास ने अपने चारों तरफ कुछ एनर्जी फैलाई होगी, कुछ एनर्जी अपने चारों तरफ एक रीजन में फैला रखी होगी, ठीक है ना? और दूसरे मास ने भी ऐसे ही कर रखा होगा, अपनी एनर्जी फैलाई होगी, ठीक है? अब इन दोनों की एनर्जीज जब मिलती हैं तब वो एनर्जीज ही इन दोनों मासेस को एक दूसरे के करीब लेके आती हैं। मतलब आंखों को खोल के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि एक मास से एक दूसरे के पास आ रहा है। हकीकत अंदर जाके देखोगे, अपनी दिव्य दृष्टि से देखोगे, तुम्हें दिखेगा इस मास की जो एनर्जी है और इस मास की जो एनर्जी है, एक्चुअल में वो एनर्जीज इंटरैक्ट कर रही हैं एक दूसरे से और वो इस मास को खींच के ला रही है दृश्य रूप से। ये एनर्जी जिस रीजन में फैली हुई है, इसी रीजन को फील्ड कहा जाता है। आई होप आप ये बात थोड़ा समझ पा रहे। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि क्या ऐसा होता है कि जब हम दो चार्ज पार्टिकल का मीडियम चेंज कर देते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो कैसे कम होता है या कैसे ज्यादा होता है, या जो भी चेंजेस आते हैं उसको समझते हैं। एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया हो आप लोग को? फिर से मैं रिपीट कर दूं, चार्जेस अपनी एनर्जीज फैलाते हैं एक रीजन में जिसको फील्ड कहते हैं, और उस फील्ड में जो एनर्जी है वही इंटरैक्ट करती है और उस इंटरैक्शन ऑफ फील्ड्स या इंटरैक्शन ऑफ एनर्जी की वजह से ही चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा पाते हैं। अब आपको पता है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, राइट?
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस मतलब ये बनता है कि इन दोनों का नेचर एकदम अपोजिट है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज फील्ड को बाहर की तरफ रिलीज करेगा, एनर्जी बाहर की तरफ निकालेगा, तो नेगेटिव चार्ज का नेचर ये है कि उस फील्ड को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए हम इस बात को ऐसे बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक Q1 और एक Q2 चार्ज है, लेटर से ये Q1 पॉजिटिव है और ये Q2 नेगेटिव है, तो Q1 अपनी जो फील्ड लाइंस, मतलब फील्ड, देखो फील्ड लाइंस का भी मैंने जिक्र भी नहीं करूंगा खैर, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है फील्ड लाइंस का, बट यहां से जो एनर्जी निकलेगी वो ये Q2 चार्ज अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा। और क्योंकि ये फील्ड्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, यानी कि ये दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यही दो चार्ज पॉजिटिव होते, लेट्स से Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, और दोनों पॉजिटिव होते, तो पता है क्या होता है, ये भी अपनी फील्ड बाहर निकालता, ये भी अपनी फील्ड बाहर निकालता, और यहां पर दोनों फील्ड्स एक दूसरे को, दोनों की फील्ड क्या हो जाती है, एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं, और इसलिए हम बोलते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब बात आती है मीडियम की। इसके अलावा मैं फील्ड का डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर के अंदर दोबारा करने वाला हूं, तो आप लोग उसको लेकर के परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। अब बात यह आती है कि भाई साहब ये मीडियम चेंज करने से क्या होता है, तो फटाफट से सुनो। अब आप इस बात को ऐसे बैठाओ दिमाग में, अगेन इस टॉपिक का भी पूरा एक्सप्लेनेशन जो डिटेल्ड है ना, वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में ही आएगा, बट आप इसको ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो अभी एक मैं चार्ज हूं और एक सामने दूसरा चार्ज है Q2, मैं पॉजिटिव हूं और सामने वाला नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो मैंने अपनी जो एनर्जी बाहर निकाली, उस Q2 ने उस एनर्जी को एक्सेप्ट किया, ठीक है। अभी हम दोनों के बीच में वैक्यूम है, यानी या एयर है, यानी कि मीडियम का कोई खास रोल नहीं है, वैक्यूम का तो मतलब कोई मीडियम ही नहीं है। तो मैं जितनी एनर्जी बाहर की तरफ निकालूंगा वो सारी एनर्जी Q2 एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए फोर्स लगता है। अगर मान लो कि हम हमारे और उस Q2 चार्ज के बीच में कोई और मीडियम आ गया, मान लो कोई वाटर जैसा मीडियम आ गया, तो ये मीडियम में क्या होता है पता है। अभी मैं इस बात को ये पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि ये जो बात मैं भी बोल रहा हूं, इस बात का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली क्या होता है, ये बात आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में समझ में आएगी, और उससे भी ज्यादा आपको समझ में तब आएगी जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी इस बात को आप यूं समझ लो बस कि जब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अपनी एनर्जी दे रहा था और बीच में मीडियम आ गया, तो वो मीडियम उस एनर्जी को कम कर देता है, मीडियम उस एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब वर्ड सही नहीं है, लेकिन जब तक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट नहीं आता तब तक आप इस बात को अपने अंदर बैठा के रखो कि मीडियम क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जानी थी वो कम हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी, और मैं बता चुका हूं आपको एनर्जी ही फोर्स लगाती है। इस सीक्वेंस को दिमाग में बैठा लो आप पहले तो, कि जब आपके पास एनर्जी होगी तभी आप फोर्स लगा पाओगे, फोर्स लगेगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये सारा एक सीक्वेंस चलता है, ठीक है ना। तो एनर्जी अगर कम हो गई तो फोर्स भी कम हो जाएगा। समझ आया? कम क्यों हुई? क्योंकि मीडियम ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं फिंगर्स क्रॉस करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एब्जॉर्ब करना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड हियर, ठीक है। वो मीडियम का पोलराइजेशन का एक कंसेप्ट है जो हम आगे बढ़ाएंगे आपको डाइपोल के अंदर, तब इस बात को डिटेल में समझ में आएगा। बट इस बात को ये समझो कि मीडियम क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब मीडियम जितना ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फोर्स उतना ज्यादा कम हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हमने जैसे आपको बताया था कि जब परमिटिविटी का डिस्कशन कर रहे थे कि जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और वैक्यूम का मतलब है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ना के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है, जो हमने 8.85 आपकी भी लिखवाई थी, वो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है ना, सबसे कम वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे कोई और मीडियम आया, एग्जांपल के तौर पे ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और इनके बीच में मैंने कोई मीडियम भर दिया है, लेट अस से वाटर। तो अब ये वाटर क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जो यहां से यहां जा रही होगी। एक तरह का ये कमीशन खोर है कि यहां से एनर्जी जा रही, पहले इसको कमीशन देना पड़ेगा। ये जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा मतलब किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम बोलते हैं इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब रिलेटिव परमिटिविटी दरअसल एक नंबर होता है, किसी भी मीडियम के लिए असाइंड होता है, और ये नंबर हमें बताता है कि कौन सा मीडियम कितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है जब एनर्जी ट्रैवल करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। आई होप बात ये समझ में आ रही होगी। जैसे वाटर के लिए अब रिलेटिव परमिटिविटी 81 है, तो 81 एक सिंपल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है एयर और वैक्यूम के मुकाबले 81 टाइम्स ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। तो वाटर की परमिटिविटी कितनी हो जाएगी? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो आप कहोगे सर वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, इसको आप 81 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है ना। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर बन जाएगी
एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। दिस इज अ जनरल रिलेशन, प्लीज इस बात को याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मीडियम चेंज करने से क्या होता है, मीडियम चेंज करने से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। परमिटिविटी उस मीडियम की जितनी ज्यादा होगी, अब मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी, क्या हमें सारे मीडियम की परमिटिविटी याद करनी है, तो जवाब है नहीं, हमें सारे मीडियम की परमिटिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी एक सिंपल सा नंबर है जो आपको बताता है कि किस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। अब परमिटिविटी ज्यादा होना क्या ये अच्छी चीज है एनर्जी के ट्रांसफर के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये बुरी चीज है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उतना ज्यादा एनर्जी कम हो जाएगी। समझ आया नहीं आया? देखो के की वैल्यू याद है आपको, के की वैल्यू मैंने क्या बताया था, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिनोमिनेटर उतना बढ़ेगा और के की वैल्यू सब्सिक्वेंटली उतनी घट जाएगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? और के घटा तो दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो अगर के की वैल्यू कम हो गई तो साइमल्टेनियसली फोर्स भी कम हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। और किसी भी मीडियम का के कैसे निकाला जाएगा? के बस इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। ये बात समझ में आई? अब सुनो, एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वाटर हो, केरोसिन ऑयल हो, कोई भी हो, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन एम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर? एप्सिलॉन एम की जगह पे हम लिख सकते हैं सर 1/4 पाई। मीडियम का हमको याद तो नहीं रहेगा परमिटिविटी, तो हमें क्या याद करना है? सिर्फ और सिर्फ मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। Relative permittivity, it's just a number which tells us कि how many times the permittivity of a medium is greater than the permittivity of vacuum। तो एप्सिलॉन m की जगह पर हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी जैसे वाटर के लिए 81 है, केरोसिन ऑयल के लिए मान लो 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि केरोसिन ऑयल की परमिटिविटी 2 टाइम्स ज्यादा है किससे? वैक्यूम के मुकाबले, ठीक है। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कैसे लिख सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जरा ध्यान देखिएगा, के ऑफ एनी मीडियम आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? देखो बेटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आप क्या है, ये के ऑफ, इसकी वैल्यू ये क्या है? के ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के लिए के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आपने याद की है 9 × 10⁹9, ठीक है ना। तो किसी भी मीडियम का के कितना हो जाएगा सर? के ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। समझ आया नहीं आया? देख रहे हैं आप कि रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा के उस मीडियम का उतना कम हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर मैंने इस मीडियम में वाटर भर दिया, मैं तुमसे पूछूं अब इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों चार्जेस में कितना फोर्स लगेगा, तो तुम कहोगे अच्छा सर इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो वाटर है, तो हमारा जो फोर्स होगा वो के ऑफ वाटर होगा इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर के ऑफ वाटर कैसे निकाला जाएगा? सर किसी भी मीडियम का के कैसे निकाला जाता है? वैक्यूम का के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। तो फोर्स कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, के ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब के ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू सबको याद है 9 × 10⁹9, सबको मालूम है नहीं मालूम है? तो यहां पर वो वैल्यू पुट कर देंगे, Q1 Q2 आर स्क्वायर डालेंगे और एप्सिलॉन आर, केवल आपको रिलेटिव परमिटिविटी अगर मालूम है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपको मालूम है तो आप बस ये तो पूरा क्या है? दिस इज द फोर्स इन एयर, है ना, दिस इज द फोर्स इन वैक्यूम और एयर, ठीक है ना। तो मीडियम का जो फोर्स होगा बेटा ध्यान से देखिए, मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? जितना वैक्यूम में फोर्स लग रहा था ना, उसको बस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम से डिवाइड कर दीजिए। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक नंबर है जिसको पता होना आपके लिए जरूरी है, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी मीडियम में निकलने लगने वाला फोर्स बराबर वैक्यूम में लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। लास्ट बात बोल करके अपना लेक्चर खत्म करूंगा कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर जो कि एक नंबर है, इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका एक दूसरा नाम भी है जो बहुत पॉपुलर नाम है और एग्जाम उसी से सवाल पूछता है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी नंबर को बोला जाता है। तो क्वेश्चन में कभी आपसे कहे फाइंड द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इट मींस वो आपसे रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है। इसके ऊपर काफी सारे अच्छे सवाल बन चुके हैं। मैं इसके ऊपर का एक बढ़िया सा सवाल अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा।
आप लोगों को बस सिंपल सा याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होना, इसका मतलब जितने टाइम्स परमिटिविटी ज्यादा होगी उतने टाइम्स के की वैल्यू कम होगी और उतने ही टाइम्स फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी मीडियम में जाने पर फोर्स कम हो जाता है क्योंकि के कम हो जाता है। के क्यों कम हो जाता है? क्योंकि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम ज्यादा होती है वैक्यूम। लीस्ट किसकी परमिटिविटी होती है? एयर और वैक्यूम की। परमिटिविटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, अभी ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मैंने जैसे बताया कि एकदम परफेक्ट वर्ड नहीं है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये हम आपको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस स्पेसिफिकली जब हम डाइपोल समझाएंगे उसमें परमिटिविटी का बेहद अच्छा फील हम आपको देंगे। इस टॉपिक के ऊपर बढ़िया वाले न्यूमेरिकल ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा बहुत भी समझ आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक थम्स अप जरूर दे देना। थैंक यू सो मच।